जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग इकोनॉमिक्स पे जो वीडियो बना रहे हैं ये उसका अगला पार्ट है। इसमें हम लोग चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जो आपका रमेश सिंह का जो इकोनॉमिक्स बुक है उसको रेफरेंस लेके उसको आधार मान के हम लोग चैप्टर 4 जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आपका आर्थिक नियोजन के बारे में जो बातें हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक नियोजन है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर कर आते हैं। व्हाट, क्या, कैसे और क्यों। यानी कि जो आर्थिक नियोजन है, यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। और जो देखिए आप कह सकते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका आर्थिक नियोजन है, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में इसके पहले हम लोग बात किया था कि जो आपका प्लानिंग कमीशन यानी कि जो आर्थिक नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आर्थिक नियोजन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसके पहले हम लोग बात किया था कि जो आपका जब इंडिया फ्री हुआ 1947 में, तो हमने जो प्राइम मूविंग फैक्टर के रूप में हम लोगों ने इंडस्ट्री को जो अडॉप्ट किया था, जबकि उसका एग्रीकल्चर के अलावा मतलब एग्रीकल्चर हमने नहीं अडॉप्ट किया था। तो इन सब के अलावा भी हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसके अगर हम डिफिनेशन देखें व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है H.D. डिकिंसन। इनके अनुसार अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डिफिनेशन है आपकी पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों को, यानी कि जो भी हम पहले से जो हमारा आर्थिक लक्ष्य है, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हम पहले से जो फिक्स कर लेते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो भी हमारे पास संसाधन यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका हम लोग मैक्सिमम दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उन सब को यूज करके जिस हम आर्थिक लक्ष्य को यानी कि जो हम ग्रोथ पॉइंट यानी कि जिस ग्रोथ पॉइंट को हम अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करना ही क्या है, आर्थिक नियोजन है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें आर्थिक नियोजन यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर इंडिया में कैसे शुरुआत हो, तो सबसे पहले 1938 में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने नेशनल प्लानिंग कमीशन NPC का गठन किया था, ठीक है। और उस समय मतलब जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और इसके जो प्रेसिडेंट यानी कि जो इसके अध्यक्ष थे उनको जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसकी पहले वाले वीडियो में हमने इसमें कवर किया है ये सब बातें, तो इसमें सिर्फ हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए और भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग यानी हमको एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है, एक हमको नियोजन के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों की जो योजना थी वो सब 1930 की जो डिकेड था, जो दशक था 1930 के दशक के समय ही जो राजनीतिक सहमति थी वो लोगों की बन गई थी कि हमें एक आर्थिक नियोजन के रूप में ही आगे बढ़ना है, हमें प्लानिंग के तहत ही आगे बढ़ना है, ठीक है। पूरी तरह से जो हमारा मार्केट है उसको फ्री नहीं कर देना है, हम एक प्लानिंग के तहत ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 1950 में आर्थिक नियोजन की योजना ये सब शुरू हो गई थी। इसके अंतर्गत जो आपको पता होगा कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन बनाई गई, प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जो चीज़ें थी आगे देश को आगे ले जाने के लिए प्लानिंग कमीशन ने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके अंतर्गत 5 ईयर प्लान्स, ऐसे बहुत सारे प्लान्स आए थे। अब इसके अंतर्गत हम देखें कि जो आपका ये प्लानिंग है, जो आपका ये योजना है यानी कि जो नियोजन है, प्लानिंग है, इसका ओरिजिन और एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे ये आया और कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ। देखिए, हम लोग देखें तो जो विश्व के जो बहुत सारे देश हैं उन लोगों ने जो ये प्लानिंग है, जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आपकी आर्थिक नियोजन है, उसको कैसे उन लोगों ने इस्तेमाल किया, कैसे कैसे आगे बढ़ाएं, इन सब के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये 2 प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। एक है आपका रीजनल प्लानिंग और एक है आपका नेशनल प्लानिंग, ठीक है। अब दोनों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, रीजनल प्लानिंग का मतलब हो गया आपका प्रादेशिक प्लानिंग, ठीक है, प्रादेशिक योजना। और ये सबसे पहले जो आपका रीजनल प्लानिंग है, जो आपका प्रादेशिक प्लानिंग है, ये सबसे पहले स्टार्ट किया था। सबसे पहले इसने अगर किसी कंट्री ने यूज किया था तो वो था आपका US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट किया था इसने 1916 में, 1916 में, और मतलब टेनेसी वैली अथॉरिटी के अंतर्गत। और इसमें इसने क्या किया था कि जो साउथ ईस्ट यानी कि US का जो साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट था उसके 7 राज्यों को इसमें मिलाया गया था। 7 राज्यों को एक साथ लेके उसमें कुछ कुछ क्षेत्रों को लेके ये जो आपका प्रादेशिक रीजनल प्लानिंग था ये शुरू किया गया था। मेनली इसमें रिहेबिलिटेशन टाइप कार्यक्रम को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। यानी कि पुनर्उद्धार या पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत ये चीज़ें
शुरू की गई थी। मेनली इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कौन कौन से काम इसमें किया गया था, इसमें मेनली कवर किया गया था बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, बिजली पहुंचाना, औद्योगिक विकास, वन विकास, वन्य जीव संरक्षण, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा देखिए जो चीज़ हो गया था मलेरिया, जो आपका मलेरिया था इसको ख़त्म करना, मलेरिया को से लोगों को बचाना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत 1916 में प्रादेशिक प्लानिंग के अंतर्गत यूएस ने शुरू किया था। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एक ओरिजिन है। और इस तरह से ये सब चीज़ें जो थे कई सारे कंट्रीज जो थे वर्ल्ड की, उन लोगों ने इसको अपनाया और अपने यहाँ पे इसको लागू किया। इंडिया में हम लोग देखें तो जो हमारा दामोदर वैली कारपोरेशन यानी कि डीवीसी है 1948 में जिसका निर्माण किया गया था, वो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, मतलब इसी तरह का एक प्लानिंग है, ठीक है, एक रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत हुआ था। इसके अलावा हम लोग देखें तो वोल्टा प्रोजेक्ट जो आपका घाना में हुआ था 1966 में, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखें तो नेशनल प्लानिंग, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय योजना। ये सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर इसका ओरिजिन देखें तो वो था आपका बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या, अगर आप रसिया जो है आपका आज का जो रसिया है, इसके जो आज़ाद यानी कि यहाँ पे जो क्रांति हुई थी उसे हम लोग जिस ग्रुप ने इस आज़ादी को लीड किया था वो बोल्शेविक ग्रुप था, और इसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन या अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग पार्ट है, इसको हम लोग मतलब हिस्ट्री का पार्ट है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो आपका बोल्शेविक रेवोल्यूशन है वो रसिया में एक तरह से स्टार्ट हुआ था 1917 में, ठीक है। और देखिए वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जोसेफ स्टालिन, ठीक है, एक प्रकार के डिक्टेटर थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्पीड थी यानी कि जो ग्रोथ था औद्योगिकरण का, उससे ये असंतुष्ट थे, मतलब ये नाराज थे, ठीक है। जोसेफ स्टालिन इससे असंतुष्ट थे और इन्होंने क्या किया कि जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ थी यानी कि जो ग्रोथ की जो स्पीड थी उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1928 में जो मतलब कह सकते हैं कुछ प्लान का इन्होंने ऐलान किया जिसे नेशनल लेवल पे इन्होंने उसे लागू किया। इसे ही नेशनल प्लानिंग के अंतर्गत कहा गया। वो सब क्या ऐलान किए थे? सबसे पहले 5 ईयर प्लान, जो आज का जो हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ 1951-52 के आसपास स्टार्ट हुई थी, वो रसिया से ही हम लोगों ने लिया था, वो हमने रसिया से अडॉप्ट किया था, रसिया ने इसे शुरू किया था, ठीक है। रसिया ने 5 ईयर प्लान 1928 to 33 इसका फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 1928 से 33 के बीच में था। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक फेमस स्लोगन दिया गया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो कह सकते हैं कि जो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की मतलब जो औद्योगिकरण की जो स्पीड थी जो रसिया ने शुरू किया था उसे बढ़ाने के लिए जो प्लान इसने शुरू किए थे उसे दी गोश प्लान कहा गया था, ठीक है, दी गोश प्लान कहा गया था। और पूरे भारत में या पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका जो नेशनल प्लानिंग था यानी कि जो आपका रसिया का जो मॉडल था, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी कंट्रीज थी, चाहे वो देखिए यहाँ का जो मॉडल है एक तरह से हम कह सकते हैं जो रसिया का जो मॉडल है यानी कि जो सोवियत उस समय का जो सोवियत यूनियन है उसका जो मॉडल है वो आपका सोशलिस्ट है यानी कि समाजवाद के मॉडल पे आधारित है, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी देश आपका कह सकते हैं कि वो आपका चाहे पूंजीवाद हो, ठीक है, कैपिटलिस्ट हो या आपका मिक्स इकोनॉमी हो, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, सबने किसी ना किसी तरह इस तरीके से ये जो प्लानिंग था इसको अपनाया था, अपनाने की कोशिश की थी, ठीक है। बाद में चल के जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो उसने भी इस चीज़ों को अडॉप्ट किया था, थोड़ा उसमें चेंजेस किए थे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्या करें, अभी बताएं कि बाद में बताएंगे? अभी बताइए। ठीक है, तो जो आपका ओरिजिन एंड एक्सपेंशन था उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग यानी कि जो नियोजन के जो प्रकार है। देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम है आपका, जो आर्थिक प्रणाली है, उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो जो प्लानिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली। अगर हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक प्रणाली के आधार पर देखें तो जो आपके प्लानिंग है ये आपके 2 प्रकार हैं। एक आपका है इम्पेरेटिव प्लानिंग यानी कि आदेशात्मक, और दूसरा है आपका
इंडिकेटिव प्लानिंग यानी कि निर्देशात्मक नियोजन। ठीक है, अब दोनों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। देखिए जो आपका इंपरेटिव आदेशात्मक प्लानिंग है, इसमें मेनली क्या होता है कि जो आपका स्टेट होता है यानी कि जो आपका कंट्री होता है, जो सेंट्रल कह सकते हैं कि जो आपकी मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पूरे चीज़ों को यानी कि जो आपके अर्थव्यवस्था होता है यानी कि जो आपका इकोनॉमी होता है वो राज्य नियंत्रित होता है, राज्य नियंत्रित होता है। पूरी जो आपकी इकोनॉमी होती है वो कंट्री कंट्रोल करती है यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इसमें मेनली आपके समाजवाद और साम्यवाद ये दो तरह के जो आपके सिस्टम है ये काम करते हैं। ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब ये आपके जो मेनली जो आपके इंपेरेटिव आदेशात्मक जो प्लानिंग होती है, इसमें एक कहते हैं कि इसे लक्ष्य आधारित नियोजन भी कहा जाता है। यानी कि इसमें एक कह सकते हैं कि लक्ष्य दे दिया जाता है कि ये हमको पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ग्रोथ रेट दे दिया गया है कि तो हमको इस ईयर में हमको 3.2 या 4.5 या कुछ भी है, इतना हमको ग्रोथ रेट चाहिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एक लक्ष्य बना दिया जाता है और वो अचीव करना होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपका इकोनॉमी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? राज्य कंट्रोल कर रही है, यानी कि जो आपकी स्टेट कंट्रोल कर रही है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका ये ग्रोथ होता है यानी कि जो भी आपका लक्ष्य होता है उसको पाना बहुत ही आसान होता है। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, एक है आपका सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद और दूसरा है आपका कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवाद। ठीक है, सोशलिज्म अगर हम देखें तो मेनली आपके सोवियत यूनियन का ये मॉडल है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो भी आर्थिक फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है यानी कि स्टेट लेता है। ठीक है, जितने भी आपके आर्थिक फैसले होते हैं इकोनॉमिक, वो सभी के सभी जो होता है वो गवर्नमेंट लेती है यानी कि आपके स्टेट लेता है। और जितने भी संसाधन होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों पे जो स्वामित्व होता है यानी कि जो ओनरशिप होता है वो स्टेट के पास होता है। ठीक है, स्टेट के पास होता है एक्सेप्ट लेबर यानी कि श्रम को छोड़ के। अब हम लोग अगर साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद सिस्टम में क्या होता है, जो आपके पहले चीन था, ठीक है, पहले आपका चाइना था, अभी चेंज हो गया है। साम्यवादी सिस्टम में क्या होता है कि सब कुछ सेम होता है। जो आपका समाजवाद में है सब कुछ वहां पर होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो बस अंतर क्या है कि जो संसाधनों पर जो सरकार का कब्जा होता है वो पूरी तरह से होता है, यानी कि श्रम भी इसमें शामिल है। यानी कि जितने प्रकार के संसाधन है सब पर सरकार का कब्जा होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग लेबर। और समाजवाद में क्या होता है कि जो आपका श्रम है यानी कि जो लेबर है, जो ये संसाधन है, वो उस पर सरकार का कब्जा नहीं होता है। ये मेनली डिफरेंस है आपका साम्यवाद और सोशलिज्म में। ठीक है, ये आपका सोवियत यूनियन का मॉडल है और ये आपका पहले के चाइना का मॉडल है। इसके अंतर्गत और हम लोग देखें जो आपका आदेशात्मक प्लानिंग है यानी कि जो आपका इंपरेटिव प्लानिंग है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका लक्ष्य होता है उसको न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप में दे दिया जाता है। तय कर दिया जाता है कि हमको इतने समय में इतना चीज हमको पाना है। जैसे मान लीजिए लक्ष्य है कि 5 लाख टन ऑफ स्टील का निर्माण हमको इतने साल में करना है। 2 लाख टन का सीमेंट यानी कि जो आपका ये कह सकते हैं मात्रात्मक है, 2 लाख टन, 5 लाख टन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमें 1200 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करना है। तो ये सब क्या है, जो आपके 1200 किलोमीटर यानी कि क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं। ठीक है, या हमको 1 साल के अंदर हमें 100 स्कूलों का निर्माण करना है। तो ये सब आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव लक्ष्य तय कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सभी संसाधन जो होते हैं, ऑल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो सभी प्रकार के जो रिसोर्सेज होती हैं वो सभी रिसोर्सेज केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है। इससे क्या होता है कि जो आपके लक्ष्य हैं उसको लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके अलावा देखें तो देखिए जो प्राइस है, जो आपके मूल्य है, मूल्य के निर्धारण में मार्केट का कोई रोल प्ले यानी कि मार्केट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, मार्केट कोई रोल प्ले नहीं करता है प्राइस को डिटरमाइन करने में, यानी प्राइस को मतलब जो मूल्य है उसको निर्धारित करने में। ठीक है, पूरा का पूरा जो होता है वो आपकी गवर्नमेंट तय करती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है।
इनकी उपस्थिति ही नहीं है। और जो आपका ये प्लान है यानी कि जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है, ये आपका पूरा, इसको हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो प्लान था यानी कि जो इम्पेरेटिव आदेशात्मक जो प्लानिंग थी वो आपका सोवियत यूनियन, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और सबसे लास्ट में चाइना ने इसे अडॉप्ट किया था, ठीक है। बाद में चल के बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, बहुत सारे ऐसे देश थे जो न तो साम्यवाद थे यानी कि न तो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, न ही सोशलिज्म को फॉलो करते थे। तो ऐसे जो कंट्री थे वो आपके इम्पेरेटिव यानी कि आदेशात्मक प्लानिंग को मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो देश थे उन लोगों ने निर्देशात्मक यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट किया, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम वो कंट्रीज आती हैं जहां पे जो कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जो आपका मैक्सिमम जो कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी होती है यानी कि जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कंट्री अडॉप्ट की होती है, वहां पे इंडिकेटिव प्लानिंग हम देख सकते हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल इंडिया ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया का जो इकोनॉमी थी मिक्स्ड इकोनॉमी थी और हमारे यहाँ आपका ये निर्देशात्मक इंडिकेटिव प्लानिंग हम लोग इस पे काम कर रहे थे। इसके अलावा क्या होता है कि देखिए, हम जब बात कर रहे थे इम्पेरेटिव यानी कि आदेशात्मक प्लानिंग में, तो इसमें आपका जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी यानी कि जितनी भी आपके अर्थव्यवस्था था वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये मेनली आपका इसमें जो इम्पेरेटिव प्लानिंग होता है यानी कि सेंट्रली प्लानिंग जो इकोनॉमी होती है, इसमें मार्केट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मार्केट का कोई भी रोल नहीं होता है। जबकि जो आपका निर्देशात्मक यानी कि जो आपका इंडिकेटिव प्लानिंग है, इसमें मार्केट का रोल होता है यानी कि मार्केट को साथ में लेके आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि देखिए, जिसने भी निर्देशात्मक यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग है अगर किसी भी मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो वहां पे जो आपके मार्केट है या आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर इसका मतलब इंकरेज भी हो सकता है और डिस्करेज भी हो सकता है। कहने का मतलब कि दोनों असर उस पर पड़ सकता है। इसके अलावा देखें तो इसमें भी आपका क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल ग्रोथ मतलब जो लक्ष्य है वो दे दिया जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं कि हम लोग जो कुछ निर्देशात्मक प्रकृति को नीतियां यानी कुछ पॉलिसी की भी हम लोग इसमें घोषणा कर देते हैं, ठीक है। कुछ पॉलिसी भी हम लोग अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर जो इंडिकेटिव प्लानिंग यानी निर्देशात्मक प्लानिंग को सबसे पहले अडॉप्ट करने की बात करें तो सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करने वाला जो कंट्री था वो था आपका फ्रांस, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस ने अपने अर्थव्यवस्था को घोषित किया था कि वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे आगे बढ़ेगा यानी कि 1940 में, ठीक है। तो ये आपका जो निर्देशात्मक इंडिकेटिव प्लानिंग का अगर देखें तो जैसे आपका इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये सब मेनली हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके प्लानिंग है, जो आपका नियोजन है, नियोजन के दो प्रकार हैं, आदेशात्मक और निर्देशात्मक, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे कल के वीडियो में इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक हमारा जो चैनल है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बीएन सिंह क्लासेज। थैंक यू, जय।